बाजार की अस्थिरता, उतार चढ़ाव तो बाजार की फितरत होती है, लेकिन क्या यहाँ पर भी कोई मुनाफे का मंत्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, कहाँ होगा, हम आपको बताते हैं हमारी इस खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहती हूं बीएनपी पारिबा एएमसी के सीआईओ संजय चावला का। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बाजार की मौजूदा चाल के बारे में ही समझना चाहती हूँ। जिस तरह से उतार चढ़ाव का आलम बना हुआ है, अस्थिरता बनी हुई है, बाजार की दशा और दिशा आपको कहाँ और कैसी जाती हुई दिखाई दे रही है? धन्यवाद कविता। सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम में न्योता देने के लिए और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, आपके टीम को और ईटी नाउ को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है निवेश के ये एबीसीडी। इंडिया का सेविंग रेट सबसे हाईएस्ट है एंड जिस हिसाब से आप लोग ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं उससे अगर यही जो सेविंग रेट है इंडिया का अगर सही दिशा में इन्वेस्ट किया जाए इक्विटी मार्केट में तो दोनों को फायदा हो सकता है। एक तो सेविंग रेट राइट चैनल में इन्वेस्ट करेंगे और सही जगह पे ये उपयोग होगा। अभी हम आपके सवाल की तरफ बढ़ते हुए, पिछले साल अगर आप देखें जाए तो सेंसेक्स ने कुछ 17% रिटर्न दिया है, उसमें मिड कैप ने कुछ 24 से 26 तक का रिटर्न दिया है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स ने 34 to 38% का रिटर्न बैठा हुआ है। क्लियरली अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखने जाए तो लॉन्ग टर्म 10 साल का जो रिटर्न बैठा हुआ है 14 से 16% के बीच में बैठा हुआ है और अगर 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो ये थोड़ा सा जो पिछले साल का रिटर्न है उससे थोड़ा सा कम है। तो इफेक्टिवली इसका मतलब यही हुआ कि जो पिछले साल में रिटर्न बैठा है पिछले 10 साल से बहुत ही ज्यादा है, बट इन लाइन विद द लास्ट 3 इयर्स है। तो मेरे हिसाब से इसका 2 रीजन है। एक, लिक्विडिटी जो है, एक्सेस लिक्विडिटी आई थी मार्केट में। दूसरा अर्निंग्स का है। क्लियरली लिक्विडिटी हम डिटरमिन नहीं कर सकते कहाँ पर क्या होने वाला है और इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स जो पिछले 5 साल या 7 साल का अर्निंग्स ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट रहा है और आने वाले 2-3 साल का जो रिटर्न अर्निंग्स ग्रोथ है इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल डिजिट। तो मेरे हिसाब से जो रिटर्न इस समय मार्केट में आया है, जो वॉलेटिलिटी और रिटर्न बैठा है, इज एसेंशियली क्योंकि आपका अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन इज गोना बी हायर। तो वो हिसाब से मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, स्पेशली इन द स्मॉलर कैप, बट ज्यादातर हम देखने जाएं तो लार्ज कैप काफी स्टेबल रहेगा यहाँ से। क्या कारण आपको लगता है स्टेबिलिटी के पीछे? क्योंकि हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है यहाँ से पिछले 7 से 8 साल में अर्निंग्स ग्रोथ कुछ सिंगल डिजिट रहा है एंड इस समय इकोनॉमिक की जो पैरामीटर्स है, ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, अर्निंग्स ग्रोथ उसके बेसिस पे 15 से 16% अर्निंग्स ग्रोथ आ सकते हैं। तो उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट will do well going forward, especially on the large cap basis. आपको इतना अनुभव है बाजार का, आपने बाजार की इतनी सारी साइकिल्स देखी हैं। मुझे ये बताइए कि जो बाजार का जो मौजूदा हाल है या जो मौजूदा उतार चढ़ाव या अस्थिरता हम देख रहे हैं, क्या ये इतिहास में कभी निवेशकों ने अनुभव किया है? उतार चढ़ाव तो मेरे ख्याल से एक तरह से बाजार की नब्ज में है, आप उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऐसा माहौल जहां पर हमने एक साल में निवेशकों को बम्पर मुनाफा होते हुए देखा और उसके बाद अचानक से जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, तमाम ट्रिगर्स जो कि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ाते हैं वो हमने आते हुए देखे हैं। तो इस तरह का जो आलम है, जो मौजूदा समय है जिसमें हम हैं अभी इस वक्त, क्या ये इतिहास में पहले भी कभी हुआ है कि आप इसको दोहराता हुआ देखते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या सीख उस वक्त निकल कर आई थी जो आपको लगता है कि अभी भी लागू होती है?
कविता जी आपने सही पकड़ा हुआ है कि पिछले 25 से 30 साल में ये बाजार में उतार चढ़ाव तो रहा ही है। कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ, कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी इंटरेस्ट रेट्स आ गया, और फिर लिक्विडिटी जिसको हम मेजर करते हैं कि एफआईआई फ्लोज कैसे हुए हैं। मेरे हिसाब से ये सब फैक्टर्स मायने रखते हैं मार्केट के लिए, एंड वो सब डिटरमिन करते हैं किस डायरेक्शन में जाएंगे। और बट आपको दो चीज का ध्यान रखना होगा। एक चीज जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं, जिसको हम कहते हैं नॉइज लेवल, जो आपको थोड़ा गुमराह कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल लॉन्ग टर्म पोजीशन है मार्केट की। एंड दूसरा एंड सबसे जो बेसिक फैक्टर है, जो है इकोनॉमी एंड अर्निंग्स ग्रोथ। मेरे हिसाब से जो अंडरलाइंग फैक्टर है, जो कॉमन थ्रेड है ऑल थ्रू आउट पिछले 25 से 30 साल में, हमेशा अर्निंग्स का रहा है। अर्निंग्स हमेशा इकोनॉमी से आती है। इकोनॉमी कैसे कर रही है, बढ़ रही है, चढ़ाव घटाव, एंड उसके बेसिस पे अर्निंग्स पे रहेगा। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास पिछले 25 से 30 साल में ग्लोब में दुनिया भर में 4 वॉर हो चुके हैं, मेजर वॉर। अभी भी एक वॉर तनाव से चल रहा है। उसके बावजूद मार्केट ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। जो बेसिक फैक्टर ये सब चीज में से निकल के बाहर आता है इज द अर्निंग्स ग्रोथ, एंड मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है, एंड वही हमें देखना चाहिए। ये जो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स है, कौन सा इलेक्शन हुआ, कौन जीत के आया, या इंटरेस्ट रेट्स क्या है, वो सब मायने रखते हैं शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपको अर्निंग्स ग्रोथ ही देखना चाहिए। तो जिन ट्रिगर्स को आप शॉर्ट टर्म कह रहे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा ट्रिगर है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन आप यहाँ पर पिकअप करेंगे, इन्फ्लेशन, एफआईआईस का फ्लो, बढ़ती हुई ब्याज दरें, ऐसा कौन सा ट्रिगर है, ऐसी कौन सी चिंता है बाजार के लिए जो आपको लगता है कि थोड़ा लंबा चल सकती है? तो मेरे हिसाब से आज के तारीख में ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस समय। थोड़ा सा ये जो इन्फ्लेशन का ट्रिगर है, थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन से आ रहा है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो है, पेट्रोल के दाम, क्रूड के दाम जो $100 के ऊपर चले गए हैं ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आज के तारीख में शायद हमें ये रियलाइज नहीं होता होगा कि यूएस में इन्फ्लेशन इंडिया से हायर इन्फ्लेशन है। यूरोप में भी इन्फ्लेशन ऊपर ही जा रहा है, एंड मेरे हिसाब से वो बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू बन सकता है फॉर दोज कंट्रीज। एंड इन्फ्लेशन की वजह से जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव चला गया है, यानी जो नेट रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिव चला गया है। तो हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। एंड मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम मेजर करते हैं, अर्निंग्स यील्ड गैप, जो मेजर करता है जो आपका इंटरेस्ट रेट है वर्सेस व्हाट इज द पी रेशियो इन द मार्केट। वो हिसाब से ये रेशियो की वजह से, हायर इंटरेस्ट की वजह से वो नेगेटिव होता जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वही एक फैक्टर है जो शॉर्ट टर्म का, जो हमें देखना होगा, जो इम्प्लीकेशन कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें वर्स्ट कम वर्स्ट और बेस्ट सिनेरियो आप क्या देखते हैं, और कैसे निवेशक इसको समझे और अपने पोर्टफोलियो में तब्दीली करे? अगर हम हिस्ट्री को देखने जाए, इन्फ्लेशन कितना समय रहता है और कब तक क्रूड ऊपर रहेगा, वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। हमने ये देखा है पिछले 4 वॉरों में 3 से 6 महीने आफ्टर द वॉर के खत्म होने के बाद क्रूड हमेशा नीचे गिरता है। उसकी वजह से सडनली इन्फ्लेशन भी नीचे आने की उम्मीद रखते हैं। तो अगर वैसा सिनेरियो हुआ एंड ज्यादा यूएस में टाइटनिंग नहीं हुई लिक्विडिटी की, तो इट शुड बी वेरी गुड फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट। टेंशन यहाँ पे आता है, ये सोचने की बात यह है कि
अगर ये वॉर थोड़ी ज्यादा लंबी चलती है, हमने ये भी देखा है कि वॉर जो पिछले 4 वॉर थी, 30 से 45 डेज तक वॉर चली है। अगर हम वो टाइम पीरियड पे देखने जाए तो ये वॉर ऑलमोस्ट खत्म होनी चाहिए पिछले नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में। अगर वैसा होता है तो मेरे हिसाब से ग्लोबली इक्विटी मार्केट थोड़ी काम डाउन हो जाएगी एंड इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है, अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन इतना स्ट्रांग है, मैं कह सकता हूँ कि इट विल बी बैक टू नॉर्मल। पर अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हुई एंड अगर डिस्ट्रप्शन हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। थोड़ा सा घरेलू ट्रिगर्स की मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, स्पेशली जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है, भले ही वो एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर हो, जीएसटी कलेक्शंस के फ्रंट पर हो। आपको लगता है कि हमारी फुल स्पीड रिकवरी जो है वो शुरू हो चुकी है, खासतौर से महामारी के बाद की रिकवरी जो हम बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक ग्लोबल ट्रिगर्स की वजह से इम्पैक्टेड हुई थी, उसको दरकिनार करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए हमारे घरेलू ट्रिगर्स इतने स्ट्रांग है कि हम रिकवरी की रफ्तार पकड़ चुके हैं? जब हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखते हैं उसमें हम 2 टाइप के पैरामीटर्स देखते हैं, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। जैसे जीएसटी कलेक्शन हो गया, ई-वे बिल हो गया, आपका कार सेल्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल्स, सीमेंट, स्टील, जो मंथली नंबर्स आते हैं, वो सारे शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि प्री कोविड लेवल पर हम आ चुके हैं। अगर हम जीएसटी कलेक्शन को ही देखें, जो पिछले महीने डिक्लेयर हुआ था, मोर देन 1.4 लाख करोड़, वो आपको याद रखना है कि फरवरी मंथ में आया था। वो बहुत ही पॉजिटिव नंबर है कंपेयर टू जो हमने बजट किया था। तो वो हिसाब से तो ऑल इंडिकेटर्स सीम टू बी इंडिकेटिंग कि हम प्री कोविड लेवल से आगे निकल रहे हैं। एंड इसका प्राइमरी रीजन जो है इस इंडिया का जो डेमोग्राफिक है इज वेरी स्ट्रांग एंड जो रिकवरी प्रोसेस है बहुत ही अच्छा रिकवरी प्रोसेस है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से एंड उसकी वजह से जो अर्निंग्स ट्रिगर है पॉजिटिव हो रहे हैं, तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव मेरे हिसाब से। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं, जहां पर मुख्य तौर पर हमेशा से हम कहते आए हैं निवेशकों को कि पोर्टफोलियो लेवल पर जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएं तो डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन का ध्यान आपको रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारे निवेशक इसको समझ नहीं पाते हैं। सही तरीके का डाइवर्सिफिकेशन, सही मायने का डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो लेवल पर जिन भी ट्रिगर्स की हमने अभी तक बात की है उसका सामना करने के लिए कौन सा होगा? मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं। जब भी हम निवेश करते हैं हम ये नहीं चाहते कि हमारा रिटर्न सबसे मैक्सिमाइज हो जाए। अगर वो चाहते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएंगे तो रिस्क भी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये एक बैलेंस करना होगा, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। मेरे हिसाब से आम लोगों को डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। एंड डाइवर्सिफिकेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट। एंड ये जो ब्रेकअप है वो डिपेंड करेगा कि उम्र कितनी है निवेशक की, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है। तो अगर ये फैक्टर लेके इन्वेस्ट करें तो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। बात करें अगर पोर्टफोलियो लेवल की, तो वहां पर भी 2 टाइप के डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं। एक तो होता है मार्केट कैप वाइज के, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो या मिड या स्मॉल कैप। एंड इन एब्सोल्यूट पोर्टफोलियो टर्म्स अगर आप देखने जाए तो अगर आप डाइवर्सिफाई करें सेक्टर वाइज एंड स्टॉक वाइज, एंड उसके बाद भी अगर आप और माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो जो स्टॉक का वेट है पोर्टफोलियो में उसका कितना वेट है उस पर भी निर्भर करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर को वो हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी।
जिस तरह की रिकवरी हम अभी दिखा रहे हैं और इसका प्रभाव बाजार की चाल पर भी पड़ रहा है, कौन-कौन से सेक्टर्स आपको क्या लगता है कि ये बाजार की चाल को लीड कर सकते हैं? किन-किन सेक्टर्स पर आपकी नज़र है? जब हम निवेश करते हैं तो हमें 2 चीज़ देखनी होती है कि जो बिज़नेस ग्रोथ है, वो किसका सबसे स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स के ग्रोथ आनी चाहिए। जब हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें दूसरा डायमेंशन भी देखना होगा, वैल्यूएशन का। तो वैल्यूएशन के बेसिस पे बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है और उनका क्या वैल्यूएशन है, तो वो दोनों का मिलाव देख के अगर आप देखने जाएं तो बैंकिंग सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्म किया पिछले 1.5 साल में। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी हो रही है आज के तारीख में फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बैंकिंग सेक्टर में हो रही है। ऑटो इंडस्ट्री भी काफी रिकवर कर चुकी है, बट उसमें फियर यही है, डर यही है कि कमोडिटी प्राइसेस काफी ऊपर है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। आईटी सेक्टर, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की कंपनीज बहुत ही अच्छी तरह पोजिशन्ड है, एंड बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन उनका ग्रोथ मोमेंटम भी बहुत पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग और आईटी सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इस समय। और ये जो न्यू एज कंपनियां आ रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं लिस्ट हो रही हैं, इनके ऊपर आपका रुख क्या है? काफी कंपनियों के बिजनेस मॉडल अलग अलग है। मेरे हिसाब से पिछले 6 से 9 महीने में काफी नई नई कंपनियां आई हैं जो हम जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म कंपनीज और आईटी एनेबल कंपनीज, जो काफी बिजनेसेस को डिस्टर्ब कर रही है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स है उनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जब भी हम ये सब कंपनीज में निवेश करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, कितना सस्टेनेबल है और कभी कैश ब्रेक इवन होगा। वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमें नेक्स्ट 5 से 7 साल में कैश ब्रेक इवन दिखता नहीं है तो हम वो बिजनेस मॉडल को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो हमें इंडिविजुअल कंपनीज को देखना होगा। उसमें कई कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, बट उनका वैल्यूएशन ठीक नहीं था, तो हमने निवेश नहीं किया था। एंड इस समय जिस लेवल पे आ चुके हैं ये सारे कंपनी, काफी इंटरेस्टिंग लेवल है टू इन्वेस्ट। एंड इंडिविजुअली हम कंपनी को एग्जामिन कर रहे हैं किसमें हम मैक्सिमम रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि हम वैल्यूएशंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप में चुनाव कैसे किया जाए? आपको लगता है कि इनमें अभी भी कुछ दमखम बचा हुआ है या वैल्यूएशंस पूरी तरह से पीक्ड आउट दिखाई दे रहे हैं? कविता जी, लास्ट ईयर अगर आप देखने जाए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, मिड कैप ने 26% रिटर्न दिया है एंड स्मॉल कैप ने 34 to 38% रिटर्न दिया है। उसके बावजूद अगर आप वैल्यूएशन देखने जाए आज के तारीख में, वो ज्यादा महंगे नहीं है कंपेयर टू उनकी खुद की हिस्ट्री के साथ, एंड जो हम ब्रॉडर इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। इसका प्राइमरी रीजन ये है कि इनके अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई है। आपको ये याद रखना होगा कि ये जो रिटर्न बैठे हैं is essentially on the back of very poor numbers coming in from the pandemic period. तो उसका जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। उसके बेसिस पे अगर आप देखने जाए तो इनकी जो रिकवरी है इसलिए इतनी काफी फास्ट है। आगे हमें यह देखना है कि अगले 2 साल में उनका ग्रोथ रेट कैसे बैठेगा। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 साल तक तो इनका मोमेंटम डेफिनेटली रहेगा रिकवरी पे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहा तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी आते हुए सालों में।
तो अगर मौजूदा समय में किसी को वैल्यू स्टॉक्स या वैल्यू पिकिंग करनी हो तो क्या आप उनको वो सलाह देंगे, या आपको लगता है कि ग्रोथ स्टॉक्स जो कि इमीडिएट जिसमें हमें ग्रोथ दिखाई दे, उनका चुनाव करना फिलहाल बाजार के माहौल में सही होगा? कविता जी, ये हमेशा डिबेट रहा है कि हमें वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ग्रोथ स्टॉक में रहना चाहिए। आपको ये समझना है कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, जिसके लिए निवेश ग्रोथ के लिए किया जाता है। टिपिकली जब वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, जब मार्केट्स या तो एकदम नीचे गिरे हुए हैं या जब भी ग्रोथ स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है एंड अच्छा नहीं होने वाला ग्रोथ, मेरे हिसाब से जिस मुकाम पे हम खड़े हुए हैं इस समय, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है ग्लोबली, और आने के समय पे जो डेमोग्राफिक है इंडिया की, उसकी वजह से ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा इंडिया में। तो टिपिकली ये जो वैल्यू स्टॉक है, डेवलप मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। इमर्जिंग मार्केट हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट है, तो आई वुड स्टिल प्रेफर ग्रोथ स्टॉक्स कंपेयर टू द वैल्यू स्टॉक्स। थोड़ा सा पोर्टफोलियो लेवल की रणनीति पर एक बार फिर से मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन का भी भरोसा निवेशक अपना सकते हैं जहाँ तक अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात है, पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग की बात है। अब बहुत सारी इसमें भी कैटेगरीज आ गई हैं जो कि निवेशक अपना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने टाइम होराइजन, जो जैसे आपने पहले भी समझाया कि आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका टाइम होराइजन, आपका लक्ष्य क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको डिज़ाइन करना चाहिए पोर्टफोलियो। अब इसमें इस पूरी स्थिति में डायनेमिक एसेट एलोकेशन किस तरह से किया जाए, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? तो एक बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी कहते हैं, जिसमें जो एसेट एलोकेशन है इक्विटी और डेट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाता है हर महीने, या डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फंड लेते हैं, उसमें इन्वेस्टर को खुद एसेट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा खुद का एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, बड़ौदा बीएनपी बैलेंस एडवांटेज फंड, हर महीने ऑटोमेटिकली उसका एसेट एलोकेशन चेंज होता है, जिसमें हम फंडामेंटल फैक्टर्स लेते हैं, पी रेशियो, प्राइस टू बुक एटसेट्रा, एंड बेस्ड ऑन द ट्रेलिंग बेसिस हम उसको हर समय इक्विटी का एलोकेशन चेंज करते रहते हैं। यूजुअली बाजार में हमेशा डर रहता है या बहुत ज्यादा उत्साह रहती है। ये दोनों इमोशंस को अगर निकाल दें और इन्वेस्ट करें इन अ वेरी लॉजिकल मैनर, तो इजी हो जाता है। एंड ये जो कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेशन की, ये दोनों इमोशंस को निकाल के इन्वेस्ट करता है। मेरे हिसाब से आम निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, तो वो जरूर देख सकते हैं। मुझे ये बताएं, आपका पहला निवेश क्या था, और क्या आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कोई गलतियां की हैं? जो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था, मैंने किया था 1988 में, एंड आज के तारीख में भी मैं वो शेयर ओन करता हूँ। जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट को टाइम मत कीजिए, मार्केट में टाइम बिताइए। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो वो बहुत ही बेहतर होगा। एंड मिस्टेक से ही हम सीखते हैं एंड तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टेक्स भी हमारी बहुत है, बट हमने सीख के उसमें काफी सुधार किया है। उम्मीद रखता हूँ कि मैं और मिस्टेक करूं ताकि हम और सुधर सके।
संजय, बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से तमाम उतार चढ़ाव समझाए बाजार के, जो कि निवेशकों के हित में काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या अहम ट्रिगर्स हैं जो लंबी अवधि के निवेशकों को ध्यान में रखने चाहिए, उसके मुताबिक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तमाम बारीकियां समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में आज मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।